गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज 3 दिसंबर है। लास्ट क्लास में हमने द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज तक हमने पढ़ लिया था और आज हमें इसी को आगे बढ़ाना है पेज नंबर 53 से। देखिए, रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि भारतीय समाज को सुधारना पड़ेगा। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनक्रेज द री मैरिज ऑफ विडोज़। ऐसे कानून बनाए गए जिससे सती प्रथा को रोका जा सके और विधवाओं की वापस शादी की जा सके। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रॉम्प्टेड। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को एक्टिवली रूप से बढ़ाया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को अपने डोमेन और यहाँ तक कि ज़मीन और संपत्ति में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी। ठीक है, आगे देखिए। इन 1850 अ न्यू लॉ वॉज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। 1850 में एक नया कानून बना जिससे कि व्यक्तियों को आराम से क्रिश्चियन बनाने क्रिश्चियन धर्म के अंदर लाने के लिए कानून बना। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। यह कानून यह था कि जो भी भारतीय क्रिश्चियन धर्म को अपना लेता है तो उसके वंशजों की या जो उसके एंसेस्टर्स हैं उनके इसका मतलब ये था कि इस कानून के तहत यह चीज़ थी कि जो भी भारतीय क्रिश्चियन धर्म को या जो भी हिंदू या मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म को अपना लेता है तो उसके पूर्वजों की ज़मीन उसी के पास रहेगी। मैनी इंडियंस बिगिन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। बहुत सारे भारतीय यह सोचने लग गए कि ब्रिटिशर्स उनके धर्म को नष्ट कर रहे हैं। देयर सोशल कस्टम्स, उनके सामाजिक कस्टम्स को नष्ट कर रहे हैं और उनके पारंपरिक रूप से जीने के तरीके को नष्ट कर रहे हैं। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। निश्चित रूप से अन्य भारतीय भी बहुत थे जो मौजूदा सामाजिक प्रथाओं को बदलना चाहते थे। मौजूदा का मतलब उस समय की सामाजिक प्रथाओं को बदलना चाहते थे। यू विल रीड अबाउट दीज रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स इन चैप्टर 7। आप इन समाज सुधारकों को और इन सुधारकों चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल में देखिए, टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ वॉट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल स्टडी सोर्सेज 1 and 2। एक झलक देखनी है, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। एक झलक हमें देखनी है कि उस समय के व्यक्ति ब्रिटिश रूल के लिए क्या सोचते थे। इसके लिए यहाँ पर 2 सोर्स दिए गए हैं, सोर्स 1 और सोर्स 2। इनको पढ़ो और समझो कि ये चीज़ें क्या थी। देखिए, सोर्स फर्स्ट है द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। ठीक है, पहला रूल है द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। इसके अंदर क्या था, देखो मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। इसके अंदर क्या था कि एक जगह पर कहीं पर कोई बहुत सारे राजा महाराजा और ब्रिटिशर्स इकट्ठा थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि उन राजा महाराजाओं को कि ये 84 रूल्स हैं, इससे आप अपने धर्म को बदल सकते हैं। देखिए क्या है इसमें, देखिए गिवन हियर आर एक्सेप्ट्स फ्रॉम द बुक माझा परवास रिटन बाय विष्णुदत्त गोडसे, ए ब्राह्मण फ्रॉम ए विलेज इन महाराष्ट्र। ठीक है, यह एक बुक का अंश है। एक्सेप्ट्स का मतलब क्या है, अंश। यह एक बुक माझा प्रवास का एक छोटा सा अंश है जिसको विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा है, जो कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार के सदस्य थे। ही एंड हिज अंकल हैड सेट आउट टू अटेंड ए यज्ञ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा। विष्णुदत्त भट्ट और उनके अंकल मथुरा के अंदर एक यज्ञ को अटेंड करने जा रहे थे। विष्णु भट्ट राइट्स दैट दे मेट सम सिपॉयज ऑन द वे हु टोल्ड देम दैट दे शुड नॉट प्रोसीड ऑन द जर्नी बिकॉज ए मैसिव अपहीवल वॉज गोइंग टू ब्रेक आउट इन 3 days। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि वे रास्ते में कुछ सिपाहियों से मिले जिन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें यात्रा पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि 3 दिनों में भारी उथल पुथल होने वाली थी। द सिपॉय सेड, सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके अंकल को क्या कहा, द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन्स ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। अंग्रेज व्यक्ति इस चीज़ के लिए दृढ़ निश्चित थे कि वे भारतीयों और मुसलमानों के धर्म को हमेशा के लिए हटा देंगे।
दे हैड मेड ए लिस्ट ऑफ 84 रूल्स एंड अनाउंस दीज इन ए गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स एंड प्रिंसेस इन कैलकाटा। कलकत्ता के अंदर बहुत बड़े बड़े राजा इकट्ठे हुए थे, बहुत बड़े बड़े राजकुमार इकट्ठे हुए थे। उस जहाँ पर वो सब इकट्ठे थे वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने उन सबके सामने इन 84 रूल्स को अनाउंस किया और कहा कि अब आप अपना क्या चेंज कर लीजिए, धर्म चेंज कर लीजिए। दे सेड दैट द किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स एंड वांट द इंग्लिश ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज एंड मैसिव अपहीवल इफ दीज आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, उन सब अंग्रेज़ों ने राजाओं को और राजकुमारों को यह कहा कि इन 84 रूल्स को हमने आपके सामने अनाउंस कर दिया है, अब आप अपना धर्म चेंज करके क्रिश्चियंस बन जाए। जब ये सब रूल्स राजाओं और राजकुमारों ने सुने तो उन्होंने अंग्रेज़ों को वार्निंग दी और यह कहा कि अगर ये रूल आपने इम्प्लीमेंट किया तो बहुत भारी उथल पुथल हो जाएगी। दैट द किंग्स ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल्स इन ग्रेट एंगर। इस वजह से बहुत सारे राजा, मतलब इस वजह से सभी के सभी राजा, ठीक है, वापस बहुत गुस्से से अपनी राजधानियों की तरफ लौट गए। ऑल द बिग पीपल बिगेन मेकिंग प्लान्स। जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति थे वे प्लान बनाने लगे। ए डेट वॉज फिक्स्ड फॉर द वॉर ऑफ रिलीजन एंड द सीक्रेट प्लान हैड बीन सर्कुलेटेड फ्रॉम द कैंटोनमेंट इन मेरठ बाई लेटर सेंड टू डिफरेंट कैंटोनमेंट्स। एक डेट फिक्स कर ली गई कि ये जो धर्म के लिए जो युद्ध था, अपना धर्म बचाने के लिए ये जो युद्ध था उसके लिए एक डेट फिक्स कर ली गई। ठीक है, और मेरठ के कैंटोनमेंट से ये लेटर लिखा और जितने भी कैंटोनमेंट थे जहाँ पर सैनिक छावनियाँ थी उन सब के वहाँ पर ये लेटर पहुँचाया गया कि अंग्रेज़ हमारा धर्म को क्या करना चाह रहे हैं, नष्ट करना चाह रहे हैं। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 54 पे। ये देखिए सोर्स सेकंड क्या है, ये सोर्स फर्स्ट था हमारा और सोर्स सेकंड क्या है, देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर द मेंबर्स ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। उस समय का अगर हम दूसरा सोर्स देखें तो उस समय का एक संस्मरण है जो कि है सूबेदार सीताराम पांडे का। सीताराम पांडे वॉज रिक्रूटेड इन 1812 एज ए सिपाही इन द बंगाल नेटिव आर्मी। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल की जो नाविक जो सेना है उसके अंदर रिक्रूट किया गया था। ही सर्व्ड द इंग्लिश फॉर 48 ईयर्स एंड रिटायर्ड इन 1860। उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए 48 वर्षों तक काम किया और 1860 में सूबेदार सीताराम पांडे रिटायर हो गए। ही हेल्प्ड द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिबेलियन दो हिज ओन सन वॉज अ रिबेल एंड वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। सूबेदार सीताराम पांडे ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर बहुत सारे विद्रोहों को दबाने की कोशिश की। सूबेदार सीताराम पांडे का स्वयं का बेटा भी एक विद्रोही था। ठीक है, इस वजह से सूबेदार पांडे के सामने ही उनके बेटे को मार दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परस्यूडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, रिटायरमेंट पर कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट टू राइट हिज मेमर्स। ठीक है, सूबेदार पांडे के 1860 पर रिटायरमेंट होने पर उनके जो ऑफिसर थे नॉरगेट, उन्होंने सूबेदार पांडे को अपने जीवन का संस्मरण लिखने के लिए कहा। ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861 इन अवधि। सूबेदार पांडे ने अपने जीवन का संस्मरण 1861 में अवधि भाषा में लिखा था। एंड नॉरगेट ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। और उनके जो ऑफिसर थे नॉरगेट, उन्होंने उस अवधि लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। एंड हैड इट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। और उसे एक टाइटल दिया उस बुक को, सिपाही से सूबेदार। हियर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम व्हाट सीताराम पांडे रॉट। यहाँ पर एक छोटा सा अंश है जिसमें यह बताया गया है कि सीताराम पांडे ने उस समय क्या लिखा। ये जो पूरा जो पैराग्राफ है यह एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ, ठीक है, और फिर इसका एक साथ मैं आपको हिंदी अर्थ बता दूंगा। इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीजिंग ऑफ औध का मतलब होता है अवध, filed the minds of the sepoys with distrust and led them to plot against the government. Agents of Nawabs of Oudh and also of the King of Delhi were sent all over India to discover the temper of the army. They worked upon the feelings of sepoys, telling them how precariously
the foreigners had behaved towards their kings, they invented 10,000 lies and promises to pursue the soldiers to mutiny and turn against their masters, the English, with the object of restoring the Emperor of Delhi to the throne. They maintained that this was wholly within the army's powers if the soldiers would only act together and do as they were advised. देखिए इसका मतलब क्या है कि यह मेरी विनम्र राय है कि अवध की इस जब्ती ने सिपाहियों के मन को अविश्वास से भर दिया है और उन्हें सरकार के खिलाफ साजिश करने के लिए प्रेरित किया है। अवध के नवाब और दिल्ली के राजा के एजेंटों को पूरे भारत में सेना के मंदिर की खोज के लिए भेजा गया था। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं पर काम करते हुए बताया कि विदेशियों ने अपने राजा के प्रति कितना विश्वासघात किया था। उन्होंने 10,000 झूठों का आविष्कार किया और दिल्ली के सम्राट को सिंहासन पर वापस लाने के उद्देश्य से सैनिकों को विद्रोह करने और अपने आकाओं अंग्रेज़ों के खिलाफ जाने के लिए मनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से सेना की शक्ति के भीतर है जब सैनिक केवल एक साथ कार्य करेंगे और उन्हें सलाह दी जाएगी। ये सोर्स सेकंड था और सोर्स सेकंड का कंटिन्यू वाला पोर्शन यह है, It changed that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrisons for instruction in the use of new rifle। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बहुत सारी चौकियों पर, सैनिक चौकियों पर बहुत सारे अपने अंग्रेज़ सैनिकों को भेजा कुछ राइफल्स लेकर। These men performed the new drill for some time until a report got about by some means for the other that the cartridges used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs। ठीक है, यह राइफल जब अंग्रेज़ भारतीय सैनिकों के पास लेकर आए तब भारतीय सैनिकों को कहीं से इस चीज़ का मालूम पड़ा कि इन राइफल्स के अंदर जब कारतूस लगाना होता है तो उन कारतूस के ऊपर वाले, कारतूस का मतलब होता है गोली, उन कारतूस के ऊपर वाले हिस्सों पर गाय और सूअर की चर्बी से एक वहाँ पर मिश्रण बनाया हुआ होता है। मतलब गाय और सूअर की जो चर्बी होती है उसका मिक्सचर वहाँ पर लगाया हुआ होता है जिसको दांतों से काटना पड़ता है। ठीक है, जब यह बात हिंदुओं और मुसलमानों को मालूम हुई तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का क्या किया, विद्रोह किया। द मैन फ्रॉम आवर रेजिमेंट रोट टू अदर्स इन द रेजिमेंट टेलिंग देम अबाउट दिस। हमारे रेजिमेंट के व्यक्तियों ने इस चीज़ के बारे में दूसरे रेजिमेंट के व्यक्तियों को बताया। एंड देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। और हर एक रेजिमेंट में जब इस चीज़ के बारे में मालूम हुआ तो हर जगह विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। सम मैन पॉइंटेड आउट दैट इन 40 years सर्विस nothing had been done by the Sarkar to insult their rebellion, but as I have already mentioned, the sepoys' minds had been inflamed by the seizure of Audh। कुछ लोगों ने बताया कि 40 वर्षों की सेवा में कभी भी अपने धर्म को अपमान करने के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि सिपाहियों के दिमाग अवध की जब्ती से बह गए थे। Interested parties were quick to point out that the great aim of the English was to turn us all into Christians, and they had therefore introduced the cartridge in order to bring this about, since both Mahmudiyans and Hindus would be defiled by using it। बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टी जो थे, जब उनको इन चीज़ के बारे में मालूम हुआ कि इंग्लिश लोग हमसे हमारा धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, ठीक है, 84 लॉज के हिसाब से अगर धर्म परिवर्तन नहीं हुआ तो इन राइफल्स के हिसाब से जिनके कारतूस पर गाय और सूअर के मांस का एक गाय और सूअर की जो फैट होती है, चर्बी जो होती है, उसका वो लेप चढ़ा हुआ है जिसको दांतों से काटना पड़ता है, जिससे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और हम क्रिश्चियंस धर्म को अपना लें। ठीक है, इस वजह से वे लोग ये सोच रहे थे कि ये हम मुसलमानों का और हिंदुओं का धर्म क्या करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। द कर्नल साहिब वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्साइटमेंट विच इवन ही कुड नॉट फेल टू सी वुड पास ऑफ एज इट हैड डन बिफोर, एंड ही रिकमेंडेड मी टू गो टू माई होम। ठीक है, कर्नल साहब वॉज ऑफ द ओपिनियन, कर्नल साहब का यह ओपिनियन था कि यह जो एक्साइटमेंट हो रहा है सभी रेजिमेंट के अंदर, एक्साइटमेंट का मतलब यह जो विद्रोह हो रहा है सभी रेजिमेंट के अंदर, विच इवन ही कुड नॉट फेल टू सी, जिसे वे देख नहीं पा रहे हैं,
वुड पास ऑफ एज इट हैड डन बिफोर एंड ही रिकमेंडेड मी टू गो टू माई होम, और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि मैं अपने घर वापस जाऊं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ए म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन। देखो म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, व्हेन सोल्जर्स एज ए ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। जब सिपाहियों का समूह एक साथ ऑफिसर्स का डिसओबे करते हैं तो उसे म्यूटिनी कहा जाता है। दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down। हालांकि शासकों और शासितों के बीच संघर्ष असामान्य नहीं है, कभी कभी ऐसे संघर्ष एक लोकप्रिय प्रतिरोध के रूप में काफ़ी व्यापक हो जाते हैं ताकि राज्य की शक्ति टूट जाए। A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time। लार्ज नंबर ऑफ पीपल यह मानने लगे थे कि उन सब का एक ही कॉमन एनिमी है, ठीक है, और उस कॉमन एनिमी के खिलाफ एक साथ ही उन सबको विद्रोह करना पड़ेगा। फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप पीपल, इस तरीके की इंसानों के अंदर सिचुएशन डेवलप करने के लिए कि उनके कॉमन एनिमी जो कि अंग्रेज थे उनको पहचानने के लिए वे सब ऑर्गेनाइज हुए, उनको कम्युनिकेट करना पड़ा, इनिशिएटिव लेना पड़ा, ठीक है, और उस सिचुएशन को समझना पड़ा। सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857। ऐसी सिचुएशन भारत के नॉर्दर्न पार्ट में 1857 में हुई। After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India। 1857 में क्या हुआ कि लगभग 100 वर्षों के संघर्षों और प्रशासन के बाद में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत ही भयानक विद्रोह को मई 1857 में फेस किया, ठीक है। Sepoys mutinied in several places beginning from Meerut and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion। मेरठ के सिपाही सब एक साथ अपने ऑफिसर्स के खिलाफ हो गए, ठीक है, और उनको देखते देखते दूसरे कैंटोनमेंट के सिपाही भी सब एक साथ हो गए और वे सब अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे। सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनलिज्म इन द 19th century एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कुछ इसे दुनिया में कहीं भी 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद के सबसे बड़े सशस्त्र प्रतिरोध के रूप में मानते हैं। मतलब कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा सशस्त्र प्रतिरोध था। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 56 पे। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। On 29 March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. Some days later, some sipahies of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs। 29 मार्च 1857 को एक यंग सोल्जर मंगल पांडे को इस वजह से फांसी की सज़ा दे दी गई कि उसने अपने ऑफिसर पर अटैक किया, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले मेरठ की रेजिमेंट के अंदर यह बात फैल चुकी थी कि यह जो नई जो राइफ़ल आई है इसके जो कारतूस हैं इन पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी हुई है जिसको दांतों से काटना पड़ता है, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ हैं। 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंसेस टू 10 years in jail for disobeying their officers। This happened on 9 May 1857। 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों को अपनी नौकरियों से हटा दिया गया और उन्हें 10 वर्षों की जेल में भेज दिया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारियों की बात नहीं मानी। द रेस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उस समय जो इंडियन सोल्जर्स थे मेरठ के, उनका रेस्पॉन्स बिल्कुल इन सब चीज़ों को जब वो देखेंगे तो उनका रेस्पॉन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ऑन 10 में द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपाहीज। 10 मई को वे सब सिपाही, बाकी के सिपाही मेरठ की जेल में गए और 85 जो सोल्जर्स जो थे जिनको 10 वर्षों की सज़ा के लिए अंग्रेज़ों ने कहा था उनको वहाँ से छुड़ा लिया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक किया और उन्हें मार दिया। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनिशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑफ द फिरंगीज। उन्होंने क्या किया
कि जितनी भी गन्स थी उन सबको ले लिया, जितना भी गोला बारूद था तो उस गोले बारूद में आग लगा दी और उनकी बिल्डिंगों को जला दिया और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया फिरंगियों के खिलाफ। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। ठीक है, द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। सैनिक देश में अपने शासन का अंत करने के लिए दृढ़ थे। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड, लेकिन वे ये भी सोच रहे थे कि जब अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा तो भारत पर कौन राज करेगा। द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। तभी सोल्जर्स को इस चीज़ का आंसर मिला, द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र, कि मुगल शासक बहादुर शाह जफ़र ही अब क्या करेंगे, भारत पर क्या करेंगे, राज करेंगे। द सिपॉयज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10th May टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। 10 मई को रात भर सोल्जर्स चलते रहे ताकि वे दिल्ली पहुंच सके, ताकि वे नेक्स्ट मॉर्निंग बहादुर शाह जफ़र से मिल सके। एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड द रेजिमेंट स्टेशनड इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन। ठीक है, एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन। उनके आगमन की खबर फैलते ही दिल्ली में तैनात रेजिमेंट भी विद्रोह में उठ गया, मतलब उनका साथ देने लगा। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सीज्ड, बिल्डिंग सेट ऑन फायर। वापस से ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया। ठीक है, जितने भी गोला बारूद या आर्म्स जो थे उन सबको सीज कर दिया गया और बिल्डिंग्स को आग लगा दिया गया। ट्रम्फर्ट soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Bahadur Shah lived. विजयी सिपाही रेड फोर्ट की दीवारों के पास पहुंच गए जहां पर बहादुर शाह रहते थे। डिमांडिंग टू मीट हिम, और डिमांड करने लगे कि वे बहादुर शाह से मिलना चाहते हैं। द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर्स परसिस्टेड। बहादुर शाह जफ़र इस चीज़ से अनिश्चित थे कि वे ब्रिटिश पावर के खिलाफ जाएं, मतलब वे सोल्जर्स का साथ दें, लेकिन सोल्जर्स उन्हें बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर। ठीक है, वे बहादुर शाह जफ़र पर फोर्स लगा रहे थे कि वे ही हमारे क्या बने, अब अगले शासक बने। ठीक है, और वे बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर बनाना चाहते थे। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। वृद्ध सम्राट ने इस डिमांड को माना। ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फिडेरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश। उन्होंने भारत के अंदर जितने भी चीफ थे या शासक थे उन सबको लेटर लिखा और यह कहा कि अब हम सबको एक साथ ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा ताकि हम भारत से इन ब्रिटिशर्स को भगा सकें। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस। यह जो बहादुर शाह जफ़र ने जो सिंपल सा स्टेप लिया था, ठीक है, इसके बहुत ग्रेट इम्प्लीकेशंस हुए, बहुत बड़े बड़े परिणाम हुए। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मुगल डायनेस्टी देश के एक बहुत लार्ज पार्ट पर राज किया करती थी। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चीफटेंस कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर। बहुत सारे छोटे छोटे शासक और सरदार मुगल शासकों के अधीन ही अपने क्षेत्रों के अंदर शासन किया करते थे। थ्रेटन्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ द मुगल एम्परर कुड रूल अगेन दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ऑन टेरिटरीज वंस मोर अंडर मुगल अथॉरिटी। ब्रिटिशर्स की धमकियों से परेशान होकर और ब्रिटिशर्स के फैलाव को देखते हुए बहुत सारे शासकों ने और सरदारों ने यह सोचा कि अगर वो ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने में कामयाब हो गए तो उन्हें वापस मुग़ल अथॉरिटी के अंदर काम करना पड़ेगा, जिससे कि उन्हें उन शासकों को या उन सरदारों को अपने इलाके वापस मिल जाएंगे। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। ब्रिटिशर्स ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इश्यू ऑफ द कार्ट्रिजेस वुड डाई डाउन। उन्होंने ये सोचा था कि यह जो इशू जो हुआ है इन राइफल्स को लेकर वह इशू जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफ़र्स डिसीजंस टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। लेकिन बहादुर शाह जफ़र के डिसीजन से इस चीज़ को बहुत ही अलग तरीके का रूप मिल चुका था। ठीक है, ऑफन व्हेन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड एंथ्यूज्ड।
जब अक्सर कर व्यक्ति यह सोचते हैं कि उनके पास एक अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी है तो वे हमेशा इंस्पायर होने लगते हैं। इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। यह व्यक्तियों को करेज, होप और कॉन्फिडेंस देता है किसी भी काम को करने के लिए। तो क्लास 8 आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी काम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।